कैसे हैं सब लोग। मैं एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं एडवांस क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। एडवांस क्लासेस की इस श्रृंखला में जो आप और मेरे साथ बढ़ रहे हैं, आज की क्लास में हम इस भारतीय इतिहास का एक कालखंड स्टार्ट करने वाले, कालखंड को शुरू करने वाले, जिसे हम कहते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत कल मैंने आपको जो टॉपिक बताया था सबसे पहले, वो था यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। मैंने आपको ये बताया था कि यूरोपीय कंपनियों के अंतर्गत सर्वप्रथम पुर्तगाल आते हैं, उसके बाद डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, अंग्रेजों के बाद डेनिश आते हैं और डेनिश के बाद में फ्रांसीसी आते हैं। पुर्तगाल सबसे पहले भारत में आए 1498 ईस्वी में और 1961 ईस्वी में सबसे अंत में भारत से जाते हैं। तो इनके बारे में अब हम विधिवत रूप से पढ़ने वाले हैं। आप पेन कॉपी साथ में रखिएगा और नोट्स बनाते हुए मेरे साथ चलिएगा। मैं बोर्ड पे लिखूंगा भी सही, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। देखते हैं एक बार पहला टॉपिक आधुनिक भारत के इतिहास से जो हम शुरू कर रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। भारत में आगमन, पहला जो टॉपिक है उसका नाम है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। देखिएगा, पहली चीज, क्या कारण रहा था कि यूरोपीय कंपनियां भारत में प्रवेश करती हैं? क्या कारण रहा है कि यूरोपीय कंपनियां भारत में प्रवेश करती हैं? देखिए, अगर आप भौगोलिक दृष्टि से देखते हैं तो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत यूरोप महाद्वीप एक शीत प्रदेश के अंतर्गत आता है। शीत क्षेत्र है, ठंडा क्षेत्र है। अब जहां पर ठंडी जलवायु होगी वहां पर शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, शरीर को ऊर्जावान या गर्म रखने के लिए हमें ऐसे पदार्थों की जरूरत पड़ेगी जिससे हमें अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होती हो। और इस अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त का जो स्रोत है यूरोप में सही तरीके से मांस को माना जाता है। और इसी मांस, यानी जब हम इसे बनाते हैं, मटन चिकन जिसकी आप बात करते हैं, उसको बनाने के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी चीज हमें जरूरत पड़ती है मसाले। यानी अच्छी गुणवत्ता के मसाले अगर हमारे पास होंगे तो हम उसको सही तरीके से डिलीशियस, हम जैसे कह सकते हैं डिलीशियस एक तरीके से सब्जी है उसका बना सकते हैं। तो उसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? मसाले चाहिए होते हैं। तो मसालों की खोज के लिए या मसालों से प्राप्त करने के लिए यूरोपियों का कहां पर आगमन होता है? भारत में। एक कारण तो ये रहा। दूसरा कारण ये था कि मसाले, क्या पहले भारत से यूरोप का व्यापार नहीं होता था? बिल्कुल होता था, लेकिन वो व्यापार यूरोपीय लोग ना करके अरबी लोग करते थे। सऊदी अरबिया के जो लोग होते थे, जो अरब के लोग होते थे, अरब प्रदेश के लोग होते थे, वो भारत से व्यापार करते थे, यानी पूर्वी जगत से व्यापार करते थे। जब वो पूर्वी जगत से व्यापार करते हैं तो भारत से लेकर गए और लेने के बाद में उन्होंने यूरोप में जाकर बेचा, तो यूरोप में वो महंगे दामों पर बेचते थे। तो उस महंगे दामों पर जब वो बेचते थे व्यापार को, तो कई गुना मुनाफा होता था अरबी लोगों को। तो यहां पर यूरोप वासी के जो व्यापारी थे, उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना हम डायरेक्ट भारत से या पूर्वी जगत से व्यापार करें ताकि हमें भी ज्यादा मुनाफा हो। इस कारण से यूरोपीय कंपनियों का कहां पर आगमन हुआ? भारत में, यानी पूर्वी जगत में, क्योंकि भारत यूरोप के पूर्वी जगत की तरफ आता है, यानी पूर्वी साइड का हिस्सा है। तो यहां से एक कारण ये भी रहा है मसाला, दूसरा चाहे व्यापार करने के लिए। और तीसरी बात अगर हम इंपॉर्टेंट लगाएं तो यूरोपीय लोग कहा जाता है कि साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करते हुए भी भारत की ओर प्रवेश करते हैं। उन्होंने भी साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, अपने उपनिवेश स्थापित करने के लिए भारत की ओर रवाना होते हैं। अब देखिएगा, भारत की ओर साम्राज्यवादी नीति कि हम कहीं ना कहीं जाकर महाद्वीप में, अन्यत्र महाद्वीप में क्या करें? नए देशों की खोज करें, उनसे व्यापार करें, उन्हें अपना उपनिवेश बनाएं। तो ये भी सबसे बड़ा कारण रहा। चौथा कारण मैं आपके सामने मानता हूं, 1453 में कस्तुनतुनिया का पतन हो गया। अगर आप विश्व का इतिहास पढ़ते हैं
तो वहां पर आपको देखने को मिलता है क्रूसेड्स होते हैं। क्रूसेड्स जो जिन्हें धर्म युद्ध कहा जाता है, उस धर्म युद्ध में क्या होता है, अरबियों की विजय होता है। ईसाइयों और अरबियों के मध्य यानी मुस्लिमों के मध्य क्या होता है, युद्ध होते हैं, और इस युद्ध में क्या हो जाता है, अरबियों की विजय ना होकर अरबियों की विजय हो जाती है। और इसके कारण क्या हो जाता है, कस्तुनतुनिया अरबियों के पास चला जाता है। तो जो यूरोप वाले थे, जो ईसाई थे, जो भारत में व्यापार के लिए उस मार्ग से आते थे, वो मार्ग उन्होंने अवरुद्ध हो गया, क्योंकि वहां पर अब अरब व्यापारियों का या अरबी लोगों का अधिकार हो गया, उन्होंने बंद कर दिया। तो कई सारे कारण रहे भारत में व्यापार करने के या पूर्वी जगत में व्यापार करने के यूरोप वालों के। तो एक एक के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, मैं आपके सामने जैसे मान लीजिए कि एक महाद्वीप ड्रॉ करते हैं, इसे कहते हैं हम यूरोप। इस यूरोप के बाद इधर देखें तो हमारा एशिया महाद्वीप, और इसी एशिया महाद्वीप के इसे अफ्रीका। मैंने आपके सामने 3 महाद्वीप बनाए, यूरोप है। अच्छा, यूरोप से इधर ये किस साइड में पड़ रहा है, पूर्व दिशा में, इसलिए हम पूर्वी जगत इसे बोलते हैं, पूर्वी व्यापार। अब आपको अगर यूरोप से व्यापार करना है, एशिया की तरफ आना है, तो आपको कहां कहां से आ सकते हैं। देखिए, यहां पर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है अरब, सऊदी अरबिया यानी अरब। पहली चीज है, आपको अरब से यानी यहां से भी आप व्यापार करने के लिए आ सकते हैं। आपको भूमध्य सागर पार करना पड़ेगा, भूमध्य सागर पार करते हुए आपको फिर लाल सागर पार करना पड़ेगा, और लाल सागर पार करने के बाद में आप किधर की ओर आएंगे, इस एशिया महाद्वीप में व्यापार करने के लिए आएंगे। एक तो यहां पर एक इधर से भी रास्ता जाता है, फारस की खाड़ी होते हुए। कौन सी खाड़ी होते हुए, फारस की खाड़ी होते हुए। तो फारस की खाड़ी से भी आप क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। यहां पर इटली पड़ता है, इटली एक देश है, इटली में भी रोम का जब पतन हो जाता है तो यहां से व्यापार होता था। अब बात देखिएगा, जब अरबियों का इस क्षेत्र पर पूरा अधिकार हो गया तो अरबियों ने इन लोगों को इधर आने से क्या कर दिया, मना कर दिया, यानी इस क्षेत्र से अब व्यापार नहीं कर सकते। अब यूरोप वासियों को व्यापार करने के लिए नए मार्गों की खोज करनी थी, क्योंकि देखिए इधर का रास्ता जब बंद हो चुका है तो या तो यूरोप वासी इधर से होते हुए कहां जाएंगे, एशिया महाद्वीप में, या पूर्वी जगत में व्यापार करने के लिए जाएंगे। इसलिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, नए मार्गों की खोज करनी पड़ेगी। अब नए मार्गों की खोज करने का श्रेय या सबसे पहला काम करने वाला या पहला देश अगर यूरोप का कोई बनता है तो वो देश आता है पुर्तगाल। कौन सा देश है, पुर्तगाल। तो सर्वप्रथम जो व्यापार या भौगोलिक खोजें की वो किसने की, पुर्तगाल ने की। तो पुर्तगालों के रूप में यहां पर कई सारे शख्स आएंगे जो व्यापार करेंगे, हम आगे देखेंगे। लेकिन पहले मैं कारण बताता हूं कि क्यों यूरोपीय कंपनियों के द्वारा भारत में आगमन हुआ, या भारत या पूर्वी देश के साथ व्यापार करने के क्या कारण रहे। कारण में पहला कारण आप लिख सकते हैं, यूरोप की शीत जलवायु। जलवायु का होना। इस कारण यूरोप में गरम मसालों की मांग, मसालों की मांग, एक तो शीत प्रदेश है, इस कारण से वहां पर क्या चाहिए, गरम मसालों की मांग, इस कारण से भी यहां पर लोग आते हैं। दूसरा कारण 1453 में कस्तुनतुनिया तुनिया का पतन। तीसरा कारण हम ये कह सकते हैं
अरब व्यापारियों द्वारा ऊंचे दामों पर यूरोप में मसाले बेचना। कैसे दामों पर? ऊंचे दामों पर बेचना। और चौथा कारण हम यहां पर ये कह सकते हैं, भौगोलिक खोजों को बढ़ावा देना। चार कारण मैंने आपके सामने लिखे हैं। यूरोप क्योंकि एक शीत प्रदेश का देश है, शीत प्रदेश की जलवायु पूरा महाद्वीप है और वहां पर गर्म रहने के लिए मसालों की जरूरत पड़ेगी, और उन मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक अगर माना जाता है तो हमारा एशिया महाद्वीप माना जाता है, जिसमें इंडोनेशिया है, मलेशिया है, भारत है। यहां से बड़े उच्च बेहतरीन क्वालिटी के मसाले तैयार होते हैं जो यूरोप को डायरेक्ट सप्लाई किए जाते हैं। 1453 में कस्तूनतूनिया का पतन हो जाता है। कस्तूनतूनिया, सही लिखा है, कस्तूनतूनिया का पतन हो जाता है। कस्तूनतूनिया के बारे में मैंने आपको बताया कि 13वीं शताब्दी में धर्म युद्ध होते हैं, और धर्म युद्धों के अंतर्गत क्या हो जाता है, ईसाइयों और अरबियों के मध्य युद्ध होता है, जिसमें अरबी जीत जाते हैं और इस कारण से इस क्षेत्र को मार्ग बंद कर दिया जाता है। इस कारण से ये लोग इधर से व्यापार नहीं कर सकते। दूसरा, अरब व्यापारियों के द्वारा ऊंचे दामों पर यूरोप में मसाले बेचना, क्योंकि इधर से व्यापार अरब देश के लोग करते थे और ये कहां पर जाकर बेचते थे, यूरोप में, तो ये भी एक कारण बना। तीसरा, भौगोलिक खोजों को बढ़ावा देना। चौथा कारण है भौगोलिक खोजों को बढ़ावा देना। देखो, आप अगर बात करें 15वीं शताब्दी की बात करते हैं तो 15वीं शताब्दी के अंत में विश्व के एक पटल पर एक घटना घट रही है कि लोग नए नए चीजों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, और उनमें सबसे बड़ी चीज है भौगोलिक खोजें। अब लोगों के द्वारा नई नई खोजें की गई, और उस खोज को सर्वप्रथम करने वाला अगर कोई देश आता है तो उसका नाम है पुर्तगाल। इस कारण पुर्तगाल को भौगोलिक खोजों का जन्मदाता भी कहा जाता है। भौगोलिक खोजों का क्या कहा जाता है, जन्मदाता। आपने कारण देख लिए होंगे। अब हम बात करते हैं पुर्तगाल की। देखिएगा, ये मैं मिटा देता हूं। अब भौगोलिक खोजों के लिए सबसे पहले पुर्तगाल की बात की जाती है, तो पुर्तगाल को मैं यहां पर लिखता हूं, पुर्तगाल। इसे क्या कहा जाता है, भौगोलिक खोजों का जन्मदाता। यानी भौगोलिक खोजों का जन्मदाता अगर किसी देश को कहा जाता है तो उसका नाम है पुर्तगाल। और यहां पर भी इसका एक प्रिंस आता है, प्रिंस यानी राजकुमार, जिसका नाम है हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर, हेनरी द नेविगेटर, इसके द्वारा सर्वप्रथम प्रयास किए गए भौगोलिक खोजों के लिए। इसने सर्वप्रथम अपने जो देश के व्यक्ति थे उन्हें कहा कि आप जाइए और आप भौगोलिक खोजें कीजिए, नए नए देशों की खोज किए, नए नए उपनिवेशों की खोज किए। तो वेला व्यक्ति आता है जिसका नाम है हेनरी द नेविगेटर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भौगोलिक खोजों का जन्मदाता किसे कहा जाता है, और ऑप्शन में पुर्तगाल नहीं आता है और किसी व्यक्ति का नाम आता है हेनरी द नेविगेटर अगर नाम आता है, तो सही आंसर क्या होगा आपका, हेनरी द नेविगेटर। इसी के द्वारा सर्वप्रथम क्या किए गए, भौगोलिक खोजों को बढ़ावा दिया गया। अब हेनरी द नेविगेटर ने क्या किया, इस प्रिंस ने 1487 का समय आया, 1487 में एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम है बार्थोलोम्यू डियाज। 1487 में इसने एक व्यक्ति को भेजा नई खोज करने के लिए जिसका नाम है बार्थोलोम्यू डियाज। और बार्थोलोम्यू डियाज, मान लीजिए कि ये बार्थोलोम्यू डियाज भाई साहब हैं, और ये 1487 में अपने जहाजों के साथ रवाना होते हैं। और रवाना होते हुए क्योंकि इधर से जा नहीं सकते थे
रवाना होते हुए, ये पार करते हुए अफ्रीका के एक छोर पर आकर पहुंच जाते हैं, दक्षिणी छोर पर। किस छोर पर? दक्षिणी छोर पर जाकर पहुंच जाते हैं। कौन? बार्थोलोमा डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज कहां पहुंचे हैं? अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर। इनके द्वारा कहा गया कि भाई साहब यहां तो बहुत ज्यादा तूफान आते हैं। क्या आते हैं? तूफान आते हैं। इस कारण से ये आगे नहीं बढ़ते हैं। इस क्षेत्र में इन्होंने बढ़ना उचित नहीं समझा, क्योंकि हो सकता है कि जब इतने तूफान यहां पर आ रहे हैं तो हो सकता है कि जब मैं अरब सागर में प्रवेश करूंगा तो हो सकता है कि मेरा जहाज पलट जाए, मेरी नाव पलट जाए, तो मैं यहां से ही वापस चलता हूं। तो इन्होंने यहां से वापस बैक कदम ले लिया और वापस कहां पर आ गए? पुर्तगाल। कहां पर आ गए? पुर्तगाल। तो पहली चीज, बार्थोलोमे डियाज ने किसकी खोज की? ने अफ्रीका के दक्षिणी भाग पर पहुंचकर उत्माशा अंतरीप, उत्माशा अंतरीप, इसे क्या कहा जाता है? तूफानी प्रदेश या तूफानी क्षेत्र की खोज की। पहली चीज, बार्थोलोमा डियाज कहां पर पहुंचते हैं? अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर। और इसने कहा कि भाई साहब ये जो यहां पर बहुत ज्यादा तूफान आ रहे हैं, तो ये तो एक तूफानी प्रदेश है, यहां पर बहुत ज्यादा तूफानी प्रदेश है। इसे उन्होंने नाम दिया उत्माशा अंतरीप। क्या कहा? उत्माशा अंतरीप। किसके द्वारा? बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा 1487 में किसकी खोज की गई? उत्माशा अंतरीप की। अब ये भाई साहब वहां पर वापस जाते हैं और हेनरी द नेविगेटर से मिलते हैं कि मैं एक ऐसी जगह होकर आया हूं जहां पर बहुत ज्यादा तूफान आते हैं उस क्षेत्र में, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम उस क्षेत्र को पार कर जाएं तो हम उस जगत में पहुंच सकते हैं, उस संसार में पहुंच सकते हैं जहां पर बेहतरीन क्वालिटी के मसाले हमें उपलब्ध होंगे, जहां पर हमें व्यापार के बहुत सारे अवसर पैदा होंगे, बहुत सारे अवसर हमारे को मिलेंगे, हम वहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन मैं नहीं जा पाया और ये वापस आ गया। इस व्यक्ति ने कहा कि वो तूफानी अंतरीप है, लेकिन यहां का जो शासक था पुर्तगाल का, उसने कहा कि रे भाई ये तूफानी अंतरीप नहीं है, ये तो एक उम्मीद है, एक आशा है हमारे व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। अगर हमारा संपर्क इस पूर्वी जगत के साथ हो गया तो शायद हमारा देश एक महाशक्ति के रूप में उदय होगा। ये किसने कहा? इस हेनरी द नेविगेटर ने, या यहां हम कह सकते हैं यहां के पुर्तगाल के शासक ने। उसने कहा कि ये तूफानी अंतरीप नहीं है, ये तो कैप ऑफ गुड होप है। क्या है? कैप ऑफ गुड होप। तो उसने नाम क्या दिया इसको? कैप ऑफ गुड होप। देखिएगा, पुर्तगाल के शासक ने उत्माशा अंतरीप को इंग्लिश में लिख देता हूं, केप ऑफ गुड होप। क्या कहा? केप ऑफ गुड होप कहा। तो देखिएगा, पहली चीज इन्होंने कह दिया है कि भाई साहब ये क्या है? कैप ऑफ गुड होप है, यानी हमें बड़ी अच्छी सूचना मिली है कि इसके बाद हमारा व्यापार आगे तक पहुंच सकता है। तो पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया? पुर्तगालियों के द्वारा। और पहला व्यक्ति पुर्तगाल से जो आया उसका नाम है बार्थोलोम्यू डियाज, जो कहां तक आता है? अफ्रीका के दक्षिणी भाग तक, और इसका नाम दिया उसने उत्माशा अंतरीप। और जब वापस जाकर बताया तो पुर्तगाल के शासक ने इसको क्या नाम दिया? कैप ऑफ गुड होप। अब आगे देखें कि क्या होता है। देखिए, अब हेनरी द नेविगेटर ने दूसरे व्यक्ति को भेजा। किस व्यक्ति को भेजा? दूसरे व्यक्ति को यहां पर भेजा। और ये जो व्यक्ति है ये
1497 में रवाना हुआ। में कहां से रवाना? पुर्तगाल से रवाना हुआ। कौन था यह व्यक्ति? इस व्यक्ति का नाम है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। मान लीजिए यहां से एक व्यक्ति को दोबारा भेजा और ये भाई साहब का नाम है, नन्हे मन्ने से भाई साहब हैं, इसका नाम है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। अब वास्को डी गामा भाई साहब आते हैं, क्योंकि आपको पता है पहले बार्थोलोमी डियाज ने इस चीज की या इस क्षेत्र की जानकारी दे दी थी। तो ये व्यक्ति यहां से आया, यहां पर पहुंचा कि वास्तव में तूफानी यंत्री पे इसने और हिम्मत बढ़ाई, क्योंकि हिम्मत बहुत बड़ी चीज है। अगर आपकी हिम्मत है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और हिम्मत बढ़ते हुए ये आगे प्रवेश कर गया और प्रवेश करते हुए हमारे किस क्षेत्र में? अरब सागर में प्रवेश करता है। किस क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है? अरब सागर में। मान लीजिए बार्थोलोमे डियाज क्या वास्को डी गामा कहां पर आ चुके हैं? अरब सागर में। इस तूफानी अंतरीप को पार करने के बाद में अब यहां पर भी अरब सागर में ये रास्ता भटकने वाले थे, यानी इनको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तो एक व्यक्ति इनको और मिल गया यहां पर। ये मान लीजिए कि एक व्यक्ति मिल गया। इस व्यक्ति का नाम है अब्दुल मुनीद। अब्दुल मुनीद। बोले अब्दुल मुनीद साहब से मुलाकात होती है और वो कहते हैं कि भाई साहब आप किधर जा रहे हो? वो अब्दुल मुनीद साहब पूछते हैं इनसे, वास्को डी गामा सर से, कि आप किधर जा रहे हो? बोले कि यार इधर कोई ऐसा देश है जहां पर बहुत अच्छे मसाले मिलते हैं, मैं उधर के लिए जा रहा हूं। क्या आपको पता है भारत देश, भारत इधर है क्या कोई? तो ये कहा कि बिल्कुल, मैं भारत देश का रहने वाला हूं, मैं वहीं की भूमि का रहने वाला हूं, मैं एक गुजरात का रहने वाला हूं। अगर आपको भारत देश जाना है तो आप मेरे साथ चल सके, मेरे साथ चलिए, मैं आपको भारत देश लेके चलता हूं। और इसी की सहायता से, यानी अब्दुल मुनीद क्या था? एक गुजराती व्यापारी था। कैसा व्यापारी? गुजराती व्यापारी। और इस गुजराती व्यापारी के साथ जो वास्को डी गामा भाई साहब हैं, ये आगे बढ़े और अरब सागर को पार करते हुए हमारे दक्षिण भारत के एक छोर, जिसे हम कालीकट के नाम से जानते हैं, कालीकट, कहां पर पहुंच जाते हैं? कालीकट पहुंच जाते हैं। और कालीकट पहुंचकर वहां का एक शासक आता है जिसका नाम है जमोरिन। और जमोरिन के द्वारा इन वास्को डी गामा भाई साहब का बड़ा स्वागत किया जाता है। और स्वागत करने के बाद में ये वहां पर कुछ देर रुकते भी हैं, यहां पर व्यापार करते हैं और व्यापार के साथ अपने साथ मसाले लेकर जाते हैं। और मसाले में भी विशेषकर काली मिर्च लेकर गए। और इन सब को, काली मिर्च या मसालों को ले जाकर जब उन्होंने यूरोप में बेचा तो 60 गुना लाभ कमाया। अरे सोचो, 1 रुपए की चीज अगर आप लेके गए और उसको 60 रुपए में बेचेंगे तो दूसरे व्यापारियों को बढ़ावा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उनको प्रोत्साहन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे भाई, एक व्यक्ति गया था, 1 रुपए की चीज लेकर आया, सारा खर्चा पानी सब कुछ काटने के बाद में भी उसने 60 गुना मुनाफा कमा लिया। अब तो हम भी उस देश में जाएंगे और हम भी उस देश से व्यापार करेंगे। तो पुर्तगालियों के कारण अलग अलग व्यापारी, अलग अलग कंपनियां अलग अलग कालखंड में भारत की ओर प्रवेश करती हैं। तो पहली जो व्यक्ति आए वो कौन थे? पुर्तगाली। कौन आए? पुर्तगाली। अब मैं आपके सामने लिख देता हूं। वास्को डी गामा 1497 में रवाना होता है और मई 1498 में कहां पर पहुंचा? कालीकट के कप कड़ाबू नामक स्थान पर गुजराती व्यापारी नाम क्या है? अब्दुल मुनीद की सहायता से
पहुंचा। किसकी सहायता से पहुंचा? अब्दुल मुनीद की सहायता से। अब आगे फिर देखिएगा, कालीकट के शासक, कालीकट के शासक जिसकी पैतृक उपाधि, जिसकी पैतृक, क्या लिखा है मैंने, पैतृक उपाधि, पैतृक उपाधि जमोरिन, पैतृक उपाधि जमोरिन थी ने इसका क्या किया? इसका स्वागत किया, स्वागत किया। तो यहां पर किसके द्वारा स्वागत किया गया? जमोरिन के द्वारा। जमोरिन नाम नहीं है, ये पैतृक उपाधि थी इस व्यक्ति के जो यहाँ का शासक है, लेकिन शासक का नाम भी नहीं मिलता है कि शासक कौन था, लेकिन हम उसे इतिहास में जमोरिन के नाम से ही जानते हैं। क्या? अच्छा, यहां पर आपको ये तो पता है स्वागत किया, लेकिन विरोध किसके द्वारा किया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विरोध किसने किया। देखिएगा, पीसीएस के लेवल पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैं यहां पर कहूंगा विरोध कौन करेगा, क्योंकि पहले अरब लोग के व्यापारी कहां से व्यापार करते थे? इस क्षेत्र से। तो सबसे पहले तो कौन करेंगे? अरब व्यापारी तथा चेट्टियार समुदाय और चूलिया मुसलमानों ने इसका विरोध किया। किसने किया? चूलिया मुसलमानों ने इसका क्या किया? विरोध किया। तो आपसे पूछा जा सकता है, अगर आपको कथन और कारण में भी क्वेश्चन दे सकता है, कि कथन में दे सकता है कि जमोरिन के द्वारा क्या किया गया? इसका स्वागत किया गया। आपसे ये भी कह सकता है दूसरे कथन में, अरब व्यापारी चेट्टियार समुदाय के मुसलमान जो भी इस क्षेत्र में हमारे व्यापार करते थे अरब सागर में, चूलिया मुसलमान भी इसी क्षेत्र में व्यापार करते थे, तो इनके द्वारा क्या किया गया? इसका विरोध किया गया। तो ये भी बात ध्यान रखनी है। तो ये पहली खोज किसके समय? भारत की खोज हो चुकी है। कौन व्यक्ति आया? वास्को डी गामा। कौन आया? वास्को डी गामा। कि मिटा दूं? अगर आप चाहें तो इसकी शॉट ले लें, वैसे तो समझा दिया है, सारी चीजें क्लियर हैं आपके सामने। आगे बढ़ते हैं। तो पुर्तगाल से व्यक्ति आ चुका है। अब आगे देखिएगा। अच्छा, एक बार यह भी क्वेश्चन पूछ लिया गया कि वास्को डी गामा ने भारत की कितनी बार यात्रा की थी? वास्को डी गामा ने भारत की कितनी बार यात्रा की? 3 बार यात्रा की है। कितनी बार? 3 बार। तो मैं यहां लिख देता हूं, वास्को डी गामा 3 बार भारत आया। कितनी बार? 3 बार भारत आया। कब कब आया? देखिएगा, पहले समय 1498 में आया, दूसरी बार 1502 में आया और तीसरी बार 1524 में आया। कहीं अगर आप दूसरी किताबें पढ़ते हैं, गाइड पढ़ते हैं, तो वहां 1527 भी मिलता है, लेकिन ऑथेंटिक बुकों की बात करें या ऑथेंटिक किताबों की बात करें तो वहां पर क्या मिलता है? 1524। ये नहीं पूछेगा कि कब कब आया, आपसे पूछा जा सकता है कि वास्को डी गामा ने भारत की कितनी बार यात्रा की? 3 बार यात्रा की, 1498, 1502 और 1524 में। ये तो हो चुका है। अब देखो, पहले अब कंपनियों की बात करता हूं। कंपनी, पहली कंपनी कौन आई है भारत के साथ व्यापार करने के लिए? पुर्तगाली आए हैं। पुर्तगाली कंपनी का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो कंपनी का नाम कोई बता सकता है? क्या है कंपनी का नाम? पुर्तगाली कंपनी का नाम
जिसने भारत के साथ व्यापार किया? ओहो, वेरी गुड, एस्तादो, एस्तादो द इंडिया। कंपनी का नाम क्या है? एस्तादो द इंडिया। इसके द्वारा क्या किया गया? भारत के साथ व्यापार किया गया। तो पहले तो कौन आए हैं? पुर्तगाली। दूसरे नंबर पर कौन आए थे? डच। पहले नंबर पर कौन आए हैं? पुर्तगाली। दूसरे नंबर पे भारत के साथ व्यापार करने कौन आए हैं? डच। कौन आए हैं? डच। तो डचों की कंपनी का नाम कोई बता सकता है? डच कंपनी कौन सी कंपनी थी? डच कंपनी, जिसने भारत के साथ व्यापार किया। ओके, विरंगे या वरिंगे, वरिंगे द ओस्ट इंडेसे कंपनी, इंडेस कंपनी, इंडेस कंपनी, वरिंगे, वरिंगे द ओस्ट इंडेस कंपनी। तीसरी कंपनी जिसने भारत के साथ व्यापार किया, यानी तीसरे नंबर पर कौन आए? अंग्रेज। तो अंग्रेज को तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। किसके साथ? भारत के साथ। पहले पर पुर्तगाल आ चुके हैं, दूसरे पर डच आ चुके हैं, विरिंगे, वरिंगे द ओस्ट इंडेस कंपनी, और तीसरे पर आ चुकी है आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और चौथे नंबर पर कौन आए थे? कौन बता सकता है? डेनिस। और जो डेनिस आए थे, उस डेनिस कंपनी का नाम ज्यादा कुछ याद ही नहीं रखना है, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, पांचवें नंबर की बात करते हैं। पांचवें नंबर पर जो कंपनी का नाम है, कौन बता सकता है? पांचवें नंबर पर कौन आए थे? फ्रांसीसी। कौन आए थे? फ्रांसीसी, फ्रांसीसी नाम कोई बता सकता है? पांचवें नंबर पर फ्रांसीसी कंपनी का नाम क्या था? फ्रांसीसी कंपनी, कंपनी से स्टार्ट होता है, कंपनी द इंदेस ओरिएंटलेस, लेस, कंपनी द इंदेस ओरिएंट लेस। ये कंपनियां हैं, भारत से 5 कंपनियां जिनके द्वारा व्यापार किया गया। इस कंपनी की स्थापना के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में, ब्रिटिश ये पुर्तगाल की। अगर आपसे पूछा जाए डच की स्थापना हुई थी 1602 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 1599 या 1600 ईस्वी। डेनिश की बात करेंगे तो 1616 ईस्वी में। और अगर आपसे कंपनी द इंदेस ओरिएंटलेस की बात की जाएगी तो 1664 में। फ्रांसीसी कंपनी, ये 5 कंपनियों के नाम मैंने आपको बता दिए हैं जिन्होंने भारत के साथ व्यापार किया। एक स्वीडिश कंपनी भी आती है, वो इतना बात इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है किस कौन कौन से पहले आते हैं और उन कंपनियों के नाम भी है जिन्होंने भारत के साथ व्यापार किया। तो इस क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे मिलते हैं, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और बखूबी रूप से आपके सारे सवालों के आंसर भी हम यहाँ पर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, पढ़ते रहिए और जरूर आप सिलेक्शन होगा आपका, और जरूर ही आप अपनी सफलता की जो इबादत है वो इस साल लिखने वाले हैं। नमस्कार।